हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे ज्योग्राफी का, जिसका नाम है वायु या वायुमंडल। आज हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। ये एनसीईआरटी की बुक का क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 है। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये आपकी कक्षा 7 की भूगोल की किताब का चैप्टर नंबर 5 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वायु क्या है या वायुमंडल क्या है। तो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ वायु की एक घनी चादर है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। यानी कि हमारी पृथ्वी चारों तरफ से एक कंबल कह सकते हैं, एक चादर कह सकते हैं, एक आवरण कह सकते हैं, जिससे ढकी हुई है। उसी चादर या आवरण को हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए हम इसी वायुमंडल पर निर्भर हैं, क्योंकि हम सांस लेने में क्या यूज़ करते हैं? वायु, हवा यूज़ करते हैं ना सांस लेने में। वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें वायुमंडल से ही मिलती है। इसके अलावा ये जो वायुमंडल है, ये हमारी सूरज की हानिकारक किरणों से रक्षा भी करता है। अगर हमारी पृथ्वी के चारों तरफ ये वायुमंडल ना हो तो सूरज की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं ना, वो हमारी पृथ्वी को इतना ज़्यादा गर्म कर देंगी कि हम सब जलकर नष्ट हो जाएंगे। तो वायुमंडल की क्या क्या उपयोगिता हुई? ये हमें वायु प्रदान करता है और ये सूरज की हानिकारक किरणों से हमारी सुरक्षा करता है। इसके अलावा जो हम देखेंगे वो है वायुमंडल का संगठन या फिर कंपोजिशन, यानी कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है। तो हम सांस लेने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन का। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हम कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और पेड़ पौधों को कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो यही 3 गैसें हैं जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। अब देखते हैं भाई कैसे। तो देखो, ये है हमारा, जैसे मान लेते हैं ये हमारा वायुमंडल है। अब इसमें 78% तो नाइट्रोजन पाई जाती है और इसमें 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। अब 99% तो ये दोनों गैस हो गई। अब बचा 1% में अदर गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% होती है, ऑर्गन जो कि 0.93% होती है, और अन्य सभी हीलियम है, हाइड्रोजन है, इस टाइप की जो गैसेस हैं वो सभी 0.04% में सम्मिलित होती हैं। अब देखो, ऑक्सीजन 21% है और हमें जो आग जलाने के लिए कौन सी गैस उपयोगी होती है? ऑक्सीजन। तो आप सोचो, अगर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में होती तो क्या हो जाता, है ना? तो इसलिए सही है ना कि ऑक्सीजन सिर्फ 21% है और नाइट्रोजन है 78%, जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही सीमित मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इसको आपने एक वर्ड सुना होगा, ग्रीन हाउस गैस। तो हम ग्रीन हाउस गैस किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, इसलिए कि हमारी पृथ्वी जो गर्म होती है ना, सूरज की जब किरणें यहाँ आती हैं तो ये गर्म हो जाती है। तो ये इसकी गर्मी को पृथ्वी पर ही रोक कर रखती है, इसके धरातल पर ही रोक के रखती है। और अगर ये इसको ना रोके, सूरज की गर्मी को अगर कार्बन डाइऑक्साइड धरातल पर ना रोके, तो हमारी धरती इतनी ठंडी हो जाएगी कि हम इस पर रह नहीं सकते। किंतु भाई इसका ज़्यादा होना भी खतरनाक है। किंतु जब कारखानों से, कार के धुएं से और चिमनियों से धुआं निकलता है तो वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। और इसकी गर्मी से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन। जब इस तापमान में वृद्धि होती है तो पृथ्वी के जो सबसे ठंडे प्रदेश हैं, यानी कि ध्रुवीय प्रदेश, वहाँ पे जमी हुई बर्फ पिघल जाती है, और जब वो बर्फ पिघलती है तो वो आ जाती है समुद्र में, और फिर समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। और जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र हैं, जिन्हें हम तटीय क्षेत्र कहते हैं,
वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। तो देखा, एक गैस की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ने से कितनी ज़्यादा हानि हो जाती है। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जानते हैं। और अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो गई तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जलवायु में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हो जाए, जिसके कारण पौधे और जीव जंतु लुप्त भी हो सकते हैं। तो हमें अपनी प्रकृति में इन गैसों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि इन गैसों का संतुलन बिगड़ जाए। चलिए, ये तो बात हुई वायुमंडल के कंपोजिशन की या संगठन की, कि उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया। 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन एंड 1% अदर गैसेस। नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम सारी ऑक्सीजन ही लेते हैं, उसमें थोड़ी बहुत मात्रा नाइट्रोजन की भी होती है। और फिर हम उसे जब बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसी के साथ वो नाइट्रोजन भी बाहर आ जाती है। लेकिन पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है, किंतु पौधे नाइट्रोजन को सीधे वायु से नहीं ले सकते। तो ये काम कौन करता है? ये काम करती है मिट्टी और जीवाणु, यानी कि जो मिट्टी होती है जिसमें पौधे खड़े होते हैं वो, और जड़ों में रहने वाले जीवाणु, वो वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, इसके रूप को चेंज कर देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। ऑक्सीजन का आपको पता है, ये दूसरी सबसे बड़ी गैस है मात्रा में पाई जाने वाली। मनुष्य और पशु इसका प्रयोग सांस लेने में करते हैं, और हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। तो वृक्ष हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तीसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको वो भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं हरे पेड़ पौधे, और ऑक्सीजन हमें वापस कर देते हैं। मनुष्य और पशु दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, लेकिन मनुष्यों और पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पेड़ पौधों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर ही होती है, जिससे कि संतुलन बना रहता है। और ये संतुलन कब बिगड़ता है? जब हम कोयला या खनिज तेल जैसे ईंधनों को ज़्यादा जलाते हैं, यानी कि उनका ज़्यादा, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं जहाँ पर कोयला और खनिज तेल ज़्यादा उपयोग होते हैं। तो फिर ये हमारा जो संतुलन है गैसों का, वो बिगड़ जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, वो है वायुमंडल की संरचना, यानी कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसमें से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना सिर्फ तुम्हारे लेवल के बल्कि कंपटीशन में भी इस वाले पार्ट्स में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। कितनी? 5 परतों में। और वो 5 कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है बाह्य वायुमंडल, और फिर है बहिर्मंडल। तो कितने हो गए ये हो गई पूरी 5। अब हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहला है हमारा क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। अब भाई ट्रोपोस्फेयर सबसे निचली परत है और सबसे महत्वपूर्ण परत है, यानी कि जब हम धरातल से चलते हैं तो ये सबसे निचले स्तर पर है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 13 किलोमीटर। लेकिन अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर कितनी है, तो वो है 8 किलोमीटर। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। तो विषुवत रेखा पर, यानी कि जो भूमध्य रेखा है जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, जिसको हम इक्वेटर भी कहते हैं, वहाँ पर इसकी ऊंचाई हो जाती है 18 किलोमीटर, और एवरेज इसकी ऊंचाई है 13 किलोमीटर। तो यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन बन गए। ठीक है। चौथा क्वेश्चन इसमें से क्या पूछा जाता है कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं, जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, या फिर आंधी, तूफान, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना,
वो सब इसी परत में होते हैं। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि जब हम इस परत में ऊपर जाते हैं, क्योंकि ये एवरेज 13 किलोमीटर तक है, तो जब हम इस परत में ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस, ये होती है तापमान नापने की इकाई, डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की दर से जो तापमान है उसमें कमी आती है। यानी कि जैसे जैसे हम इस परत में ऊपर जाते हैं तो तापमान वैसे वैसे कम होता चला जाता है। और क्योंकि इसमें मौसम संबंधी इतनी सारी घटनाएं होती हैं, तो इसका एक अन्य नाम है कि इस परत को हम परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? परिवर्तन मंडल। तो मैं समझती हूँ कि आपको क्षोभ मंडल के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से लर्न हो गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट परत पर, जो कि है समताप मंडल, या जिसे हम जानते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से। समताप मंडल क्या है? ये वायुमंडल की सेकंड परत है, दूसरी परत है। क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर वाले भाग को हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं, और ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। यह बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त है, यानी कि यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं होती मौसम संबंधी जिसके कारण इस परत को हम हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानते हैं। और इसकी एक अन्य विशेषता क्या है कि भाई यही वो परत है जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन परत, आपने नाम सुना होगा कि ओजोन परत क्या है? ओजोन परत है जो कि सूरज की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। ये एक तरह से हमारे लिए रक्षा कवच है जो समताप मंडल में पाया जाता है। अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि ओजोन परत में एक छिद्र हो गया है। वो किस वजह से हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ने की वजह से। तो यही वो परत है जो कि हमारी रक्षा करती है सूरज की सभी प्रकार की हानिकारक किरणों से, और ये समताप मंडल में पाई जाती है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में वो ये हैं कि क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो समताप मंडल। कि कितनी किलोमीटर तक पाई जाती है? तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श जो परत है वो कौन सी है? तो भाई समताप मंडल है। एक क्वेश्चन ये बनता है इसमें से कि ओजोन परत, जो ओजोन गैस है वो किस परत में पाई जाती है? तो वो समताप मंडल में पाई जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारी इस वाले पार्ट में से। एक ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि पृथ्वी की 5 परतों में से कौन सी परत मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त मानी जाती है? तो भाई वो भी समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर ही है। तीसरी परत की बात करें तो तीसरी परत है हमारी मध्य मंडल। क्योंकि 5 परत हैं तो ये बीच में है, इसलिए भी इसको मध्य मंडल कहा जाता है। मीजोस्फेयर, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं मीजोस्फेयर। यह वायुमंडल की तीसरी परत है, समताप मंडल के ठीक ऊपर है और लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इसकी क्या खासियत है? इसका फीचर क्या है, विशेषता क्या है कि अंतरिक्ष से जो भी पृथ्वी की तरफ उल्कापिंड आते हैं वो इस परत में आने पर जल जाते हैं। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें से सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्कापिंड कौन सी परत में आने पर जल जाते हैं, और एक ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैली हुई है। चौथी परत है बाह्य वायुमंडल, या फिर हम इसको एक अन्य नाम से जानते हैं और वो एक अन्य नाम है आयन मंडल। हालांकि जो आयन मंडल है वो इस परत का ही एक भाग है, किंतु कहीं कहीं पर आप इस परत के लिए आयन मंडल नाम का भी यूज़ देख सकते हो। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बाह्य वायुमंडल और आयन मंडल एक ही परत के दो अलग अलग भाग हैं। जैसे कि क्षोभ मंडल और परिवर्तन मंडल एक ही परत के दो नाम हैं। तो बाह्य वायुमंडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ जाता है। क्षोभ मंडल में क्या होता था, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी तापमान कम हो गया, लेकिन बाह्य वायुमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी वैसे ही तापमान भी बढ़ता है और अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है।
दूसरी विशेषता क्या है इसकी कि आयन मंडल इस परत का एक भाग है। तीसरी विशेषता ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो ये बाह्य वायुमंडल की परत है ये 80 से लेके 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। और इसकी चौथी विशेषता है कि जो रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है, यानी हम पृथ्वी से जो भी रेडियो तरंगें प्रसारित करते हैं वो इस परत के द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं, जिसके कारण हमारे ये सैटेलाइट्स काम करते हैं और हम टीवी देख पाते हैं और न्यूज़ सुन पाते हैं, या बहुत सारे उपकरण जो सैटेलाइट हमने अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं तो वहाँ तक हमारी कैसे पहुँचेगी हमारी कोई भी जो सूचना होगी, या वहाँ से हमें कैसे रिपीटेशन मिलेगा, तो वो इस परत की वजह से ही संभव हो पाता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन गए कि ये कितने किलोमीटर तक फैली है, तो 80 से 400 किलोमीटर। और इसकी एक विशेषता है कि अगर ये पूछा जाए कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ता है, ये किस परत की विशेषता है, तो ये बाह्य वायुमंडल की। और अगर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम हो रहा है तो ये क्षोभ मंडल की विशेषता है। ये दोनों कंफ्यूजिंग करने वाले हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दोनों में जरा सा अंतर है। ये दोनों ही ऑप्शन में होंगे। जैसे मान लो पूछा जाए कि क्षोभ मंडल की विशेषता है, तो ये भी दे दिया ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ना और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होना, तो जरा से अंतर की वजह से आप गलत मत लगा देना। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान का बढ़ना बाह्य वायुमंडल का एक विशेषता है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान का कम होना क्षोभ मंडल की एक विशेषता है। और इस जो बाह्य वायुमंडल है इसका एक आयन मंडल के नाम से भी इसका एक भाग है, और कहीं कहीं पर हम बाह्य वायुमंडल को ही आयन मंडल के नाम से भी संबोधित कर देते हैं। कहीं कहीं किसी बुक में आपको आयन मंडल के नाम से भी इस परत का नाम मिल जाएगा। अब हमारा लास्ट जो पार्ट है वो क्या है, लास्ट जो हमारी परत है वो है बहिर्मंडल, यानी कि एक्सोस्फेयर। ये क्या है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, इसको हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। यह वायु की पतली परत होती है और जितनी भी हल्की गैसें जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, वो इसी परत में पाई जाती हैं और यहाँ से वो अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो ये है हमारी बहिर्मंडल की विशेषता। तो मैं समझती हूँ कि आपने पृथ्वी की 5 परतों को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब मैं इसको एक चित्र के माध्यम से और आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है हमारी इन 5 परतों का एक चित्र। तो ये हो गया हमारा क्षोभ मंडल, जिसमें कि ये माउंट एवरेस्ट भी है, क्योंकि इसकी जो एवरेज हमने हाइट बताई वो है 13 किलोमीटर और जो एवरेस्ट की है वो कितनी है 8 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर समथिंग। तो माउंट एवरेस्ट भी इसी परत में, मतलब जो भी मौसम संबंधी घटनाएं वो तो होती हैं, और पृथ्वी की जो सबसे ऊंची चीज़ है माउंट एवरेस्ट है, तो वो भी यहीं पर आएगा भाई, क्षोभ मंडल में ही। दूसरा हमारा होता है समताप मंडल। ये रहा समताप मंडल में, ये हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति है और इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ये हमारा तीसरा हो गया 80 किलोमीटर तक मध्यमंडल। मध्यमंडल की विशेषता क्या थी कि ये जो उल्कापिंड आते हैं वो यहीं पर जलकर नष्ट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट था हमारा बाह्य वायुमंडल। ये रहा भाई वो बाह्य वायुमंडल, और यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ता जाता है। और फिर लास्ट में ये हो गया हमारा बहिर्मंडल। तो आज के लिए बस इतना ही। कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वायुमंडल के तत्वों के बारे में, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस सबको अच्छे से याद कर लीजिए।